अनादि मी अनंत मी, अनादि मी अनंत मी, अवध्य मी भला, मारिल रिपु जगती असा कवण जन्मला, कवण जन्मला। अनादि मी अनंत मी। अट्टहास करीत जई धर्मधारणी, मृत्युसीच गाठ घाल मी घुसेरणी। अग्नि जाळी मजसी ना खड्ग छेदितो, भिवुनी मला भ्याड मृत्यू पळत सुटतो। खुळारी पू तया स्वये, मृत्यूच्याची भीतीने भिवू मजसिये, भिवू मजसिये। अनादि मी अनंत मी, अनादि मी अनंत मी, अवध्य मी भला, मारिल रिपु जगती असा कवण जन्मला, कवण जन्मला। अनादि मी अनंत मी। लोटी हिंस्र सिंहाच्या पंजरी मला, नम्रदास समचाटिल मम पदांगुला। कल्लोळी ज्वालांच्या फेकीशी जरी, हटून भवती रचिती शीत सुप्रभावली। आण तुझ्या तोफाना क्रूर सैन्य ते, यंत्र तंत्र शस्त्र अस्त्र आग ओकते। हला हला त्रिनेत्र तो, मी तुम्हास तैसाची गिळून जिरवितो, गिळून जिरवितो। अनादि मी अनंत मी, अनादि। जय श्री राम। असिंधु सिंधु पर्यंताया यस्य भारत भूमिका, पुत्रु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृता। जिसकी पुण्य भूमि और पितृभूमि ये भारत है, और जिस भारत को ये अपनी माता मानता है, उस भारत का मैं रहवासी योगेश अनंत काळे। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़रा शेयर करने पे मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं छोटे छोटे ये अभी बनाना शुरू कर दिया हूँ, 5 मिनट और 7 मिनट और 8 मिनट के वीडियो, ये भाई साहब बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उसके लिए थोड़े कष्ट ज़्यादा लगते हैं। तो आपका ये आपसे अनुरोध है कि ये आपका कोई ग्रुप होगा, बस 5, 7, 8 मिनट के ही छोटे छोटे वीडियो है, लेकिन इसमें जानकारी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी इच्छा है कि आप अगर चाहें तो आपके ग्रुप में ये थोड़ा सा आप शेयर भी करते जाएं। पुनश्च हरिओम, जैसे मैंने लिखा था 8 दिन के स्ट्राइक के बाद फिर से शुरू करते हैं मराठी शाही। उदगीर के अपमानास्पद हार का सामना देखने वाला निजाम मौके की तलाश में रहना स्वाभाविक है, जो मौका नाना साहब के मृत्यु के बाद उसे मिला। बौखलाहट में उसने हमला बोल दिया, कायगांव तक घुसा, जो कायगांव संभाजीनगर के पास है, गंगापुर के पास। वहाँ कायगांव टोके में प्राचीन तीर्थस्थल के महादेव शिव का मंदिर है, उसको तहस नहस करने का एक जघन्य अपराध निजाम ने कर डाला। वहाँ के ब्राह्मणों को चौराहे पे नंगा करके कोड़े भी उसने लगवाए। अब इससे यहाँ पुणे के और महाराष्ट्र के पेशवा विरोधी निजाम के अपने
सरदार उदाजी चौहान और रामचंद्र जाधव जैसे मराठी सरदारों में भी प्रचंड तौर पे नाराजी फैल गई, क्योंकि उनके आराध्य दैवत को भी इसने भग्न किया था। अत्यंत कर्मठ उदाजी और रामचंद्र जाधव इससे नाराज होके निजाम के पास से पेशवाई में चले गया। अब मैंने उदाजी पवार के बारे में पेशवाई के आरंभ में कम से कम जनवरी या दीपावली के बाद ही आपको बताया है। दूसरा है रामचंद्र जाधव, जो धनाजी जाधव, हमारे पराक्रमी धनाजी राव जाधव जो थे, उनके वंशज थे। अब वो भी इतना उद्विग्न हो गया कि ये दोनों सीधा पुणे में दादा से आके उनसे जुड़ गए। जन्म भर एक क्षुल्लक घटना, चंद्रसेन को जीवन भर निजाम की नौकरी करनी पड़ी थी। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, चंद्रसेन ने यानी रामचंद्र के पिता ने भी घोर पेशवा विरोधी राजकारण किया अपने जीवनी में। आखिरकार जाके उसके पुत्र ने घर वापसी की। रामचंद्र जाधव अकेले नहीं आए, उनके साथ निजाम का एक दूसरा बेटा, सबसे छोटा बेटा भी रामचंद्र जाधव के साथ अपने पेशवाई में पुणे लौटा था। पेशवाई के दरबार में रामचंद्र जाधव को उचित सम्मान भी मिला और उसको मुख्य सेनापति का दर्जा भी प्राप्त हुआ। रामचंद्र के जाने से निजाम की बाजू थोड़ी सी कमजोर तो निश्चित हो गई, क्योंकि रामचंद्र जाधव, उदाजी पवार अपने साथ अपने टुकड़ियों के मराठी मावड़े भी साथ लेके गए थे। यहाँ पुणे में इस बार बहुत दिन के बाद फिर से एक बार डर का माहौल तैयार था। पानीपत का प्रभाव मराठों पे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जो भी कुछ सधन थे, साहूकार थे, इन जैसे लोग पुणे से अब सिंहगढ़, लोहगढ़, राजगढ़, इन जैसे नजदीक के किलों पर आश्रय लेने लगे थे। पेशवा ने अपना दफ्तर सिंहगढ़ शिफ्ट कर लिया। सारी नकदी, सारे जेवरात पेशवा ने पुरंदर किले पे भेज दिए। अक्टूबर नवंबर के महीने में दोनों तरफ से यानी निजाम और पेशवे दोनों तरफ के जासूस दोनों पकड़ने लगे थे। 8 दिसंबर 1761 निजाम चास गांव तक पहुंचा। अपने साथ निजाम अंग्रेज, कर्नाटक के ये मैंने जो कहा चवन्नी छाप नवाब जो थे, और बूसी ने बनाया हुआ फ्रेंच तोपखाना भी चास के पास अपने साथ लाया। लुटेरा निजाम उस हवेली में खजाना की तलाश में अंदर घुस गया, परंतु लोगों ने सारी हवेली गुप्त धन की लालसा में तहस नहस कर डाली। उस खुदाई में निजाम को सिर्फ 2 चांदी के बर्तन मिले सिर्फ 2 चांदी के बर्तन। हाँ, और ढेर सारी कीमती हमारी भारत माता की मिट्टी भी तो मिली। हाँ, लेकिन उस मिट्टी का ये जाहिल क्या करता बताओ? जो भारत माता का पुत्र है वो तो इस मिट्टी से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये चलो छोड़ो। दरअसल मित्रों, ये हवेली थी ग्वालियर के शिंदे की हवेली। ये शिंदे की हवेली में सारे लालची एकत्रित आ गए थे। निजाम अली था, निजाम अली के साथ उसका भाई सलावत था, विनायक दास था, और ये उसका सरदार मुराद खान भी खुदाई के काम में लगा था। लेकिन क्या करते, सभी को बड़ी हताशा हुआ, क्योंकि हाथ में कुछ आया ही नहीं, 2 चांदी के बर्तन मात्र आए। अब ये खुदाई करने की खबर निजाम तक किसने पहुंचाई? सोचो आप कि शिंदे की हवेली है और शिंदे की हवेली में बड़ा खजाना छिपा के रखा है। ये झूठी खबर निजाम तक पहुंचाई उस गांव के काजी ने।
अब इन बेवकूफ अंध विश्वासु लोग जो हैं, ये अंधा बन के काजी पे विश्वास किया। लेकिन भाई साहब, काजी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। क्यों पता है? क्योंकि काजी ने ये खबर पहुंचाने की भी बड़ी मोटी कीमत वसूली थी। ये है काजी का असली लालची रूप। उस पाटस गांव को जला के ये धर्मांध लोग आगे लोनी और पुणे के द्वार तक पहुंचे। पुणे से उरली कांचन हमारे महानगर पालिका की पीएमटी बसें चलती हैं, तो आपको भी अंदाजा आया होगा कि ये पुणे से कितनी दूर पड़ता होगा। और ये भी अंदाजा आया होगा कि निजाम अंग्रेजों के साथ कितनी अंदर तक कब घुस गया है कि पुणे के बिल्कुल प्रवेश द्वार पे ये खड़ा था। अब आगे का तमाशा और गंदी राजनीति आपको मैं जरा डिटेल में समझाता हूं। पुणे में वहां जोश के साथ निजाम को पटकनी देने के विचार से सारे मराठी एकत्रित आए थे। मैंने आपसे पिछली एपिसोड में कहा था कि 20 अगस्त तक 50,000 मावड़े पुणे शहर में बैठे थे। लेकिन दादा का अंतर्गत राजकारण, इस अंतर्गत राजकारण ने अब एक घिनौना रूप धारण कर लिया। उसने निजाम के साथ अचानक संधिवार्ता की घोषणा कर डाली। अब दुनिया को पता चला था कि जुन्नर से दंदनाता आया ये निजाम उरली कांचन में 6 दिन भला शांत क्यों बैठा रहा, यह अब जाके दुनिया को पता चला। मुराद, हनुमंतराव और आनंदराव निंबाळकर ये बंधु, ये निजाम की तरफ से दादा को पुणे में शनिवारवाड़ा में आकर मिले। 5 जनवरी 1762 का एक पत्र है, सुनते हैं। मोगल अली और रामचंद्र राव हमारे पक्ष में शामिल हो गए। निजाम अली ने अपना 40 लाख रुपए का मुल्क देने का वादा इनसे किया और संधि कर ली। बेटा, वो उदगीर में मिले 60 लाख की राजस्व वाली जो भूमि थी, उसका क्या हुआ? ये दादा ने कहीं नहीं बोला, दरबार में भी कहीं बोला नहीं है। अभी तो हुई थी भाऊ ने उदगीर में जो पटकनी दी थी 1760 में। अभी अभी तो ये हुआ था। इस नई संधि से जो दरबार में चर्चा हुई, तो उदगीर के बारे में दादा ने एक शब्द बोला नहीं है। और बोला नहीं है तो हमारे पास अभी तथ्य भी नहीं है, कोई लिखावट नहीं है कि दादा ने उस समय 60 लाख रुपए राजस्व वाली जो भूमि है उसके बारे में कुछ चर्चा भी दरबार में हुई। ये धर्मांध दरिंदों की चाल, ये साजिशें, ये हमेशा हमको बाद में पता चलती है। और दादा इतना क्यों उतावला हो गया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तद्वत पूरे दरबार, मराठी दरबार के जितने भी प्रमुख सरदार थे, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये दादा ने क्या कर दिया। इसलिए सरकार में सरदारों के बीच में बेचैनी और अगतिकता दोनों बढ़ चुकी थी। गोपाल राव पटवर्धन हो गए, त्र्यंबकराव पेठे हो गए, बाबूजी नाइक बारामतीकर, नागपुरकर जानोजी भोसले और स्वयं माधवराव भी अब दादा से संतप्त हुए थे। दादा ने बिना किसी से सलाह मसलत किए ये अवसान घात की कदम उठाया था, मनमानी की थी। ये मित्रों हद थी दादा की तरफ से। इस घटना से दादा और माधवराव, इन दोनों के बीच सार्वजनिक कृत्या अब 2 फाड़ हो गया था। ये उस मैंने जो कहा था ना विषैला पेड़, उस विषैले पेड़ के वो क्या कहते हैं, वो जर्मेशन कुछ होता है ना, उसका समय अब आ गया था। इस विषय की पेड़ को अगले कुछ सालों में फल अभी लगने वाले थे, फूल आने का समय हो गया था। इस घटना से
अब ये तो तय हो गया था कि मरण अपने जीवन काल के अंत तक ये दोनों एक साथ तो नहीं रहेंगे, ये तय हो चुका था इस घटना से। आगे पेशवाई के वस्त्र छीनते समय ये निजाम की सहायता ले सकते हैं, इस विचार से दादा ने शायद निजाम को नजदीक रखा था, लेकिन ये दादा की सोच निश्चित राष्ट्रद्रोही ही थी। उसके साथ साये की तरह सखाराम बापू वकील भी था, तो हमें उसका भी सहभाग और उसका दिमाग हमको समझना चाहिए कि इसके पीछे का असली दिमाग तो सखाराम बापू वकील का भी है। अब दरबार में मित्रों इतनी बड़ी खाई तैयार हो गई थी, इतनी बड़ी खाई तैयार हो गई थी कि ब्राह्मणों में भी ये देशस्थ है, ये वराडी है, ये मराठवाड़ा का है, ये कोकणस्थ कोकण का है, ऐसे फैक्शंस अब बन चुके थे। कोकण के एक तरफ मराठवाड़ा आ गया, विदर्भ आ गया, और पश्चिम महाराष्ट्र के जितने भी ब्राह्मण थे वो अब एक बाजू होने लगे थे। कोकण वालों को अलग रखा गया था। वैसे सच बताऊं, आज भी कुछ अलग नहीं हो रहा है। विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र की लॉबी जो है, ये हम जैसे कोकण वालों को अब साइडलाइन करने लगी है। वैसे तो 1948 में जो ब्राह्मणों का 5000 ब्राह्मण सांगली और पुणे में काटे गए, उस समय से ही ये साइडलाइनिंग शुरू हो गई थी। और यहाँ 1748 से ये हमारा नपुंसक, नकारता, सलाबत का तो डिटेल 1950 के बाद मैंने आपको बताया है। बिल्कुल नपुंसक और नकारता था ये सलाबत अली से निजाम अली पहले दिन से खफा था। पहले दिन से उन दोनों भाइयों में भी कभी नहीं जमती थी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्यों? क्योंकि सलाबत खान का नेमस्त स्वभाव से निजाम अली बहुत चिढ़ता था, क्योंकि निजाम अली तो कट्टर मोमिन था। और सिंधखेड़ की आपने लड़ाई सुनी होगी, तो उस समय से ही निजाम अली जरा ज्यादा मुखर हो गया था, क्योंकि निजाम अली आपको पता है कि युद्ध छोड़ के संभाजी नगर के रास्ते भाग गया था, बाद में बुरहानपुर पहुंचा। वो मैंने आपको डिटेल बताई है, आपको याद होगा। धर्मांध कभी भी मित्रों काफिर से दोस्ती नहीं कर सकते, आज भी नहीं करते हैं। निजाम भी नहीं करता था, मोहम्मद बिन कासिम भी नहीं करता था, लेकिन हम लोगों को आज तक ये समझ नहीं आया। हम लोग अपने स्वार्थ के लिए मोमिन का सहारा भी लेते रहे, आज भी लेते हैं। इस कपटी निजाम के साथ हमारा महाविद्वान, महाकपटी, चालाक, होशियार और बड़ा षड्यंत्रकारी पंडित विठल सुंदर भी उसके साथ था। तो जैसे सखाराम बापू वकील के दिमाग से दादा चलने लगा था, वैसे निजाम पहले दिन से ये षड्यंत्रकारी पंडित विठल सुंदर के दिमाग से चलता रहा। नाना ने पूरे निजाम रियासत को अपने जीवन भर अपनी औकात में रखा था। इसमें निजामुल मुल्क आसफ जहां भी आ गया, जिसको बाजीराव ने पहली बार उसका घमंड तोड़ के पालखेड़ में अपने सामने घुटनों पे लाया था। 1748 तक ये बूढ़ा असफ जहां जिंदा रहा। उसके बाद सलाबत आ गया, वो तो नेमस्त था, नपुंसक था। निजाम कट्टर था। निजाम ने शुरुआती में सलाबत को निकाल बाहर करने के अनेक प्रयास किए, आपको याद होगा। 6-13 जिल्लेज, अब ये फारसी कोई तारीख है, यानी 1 जुलाई 1762, 1 जुलाई 1762 को सलाबत निजाम अली बंदे नवाज पीर के दरगाह में 1 to 1 मिला। आमने सामने की मुलाकात उनकी बंदे नवाज पीर के दरगाह में हो गई।
अब दोनों भाइयों के बीच में और एक करार हो गया। करार के तहत सलाबत जिंदगी भर सरदार बन के रहने लगे। सारा कारोबार निजाम अली के हाथ में उन्होंने दे दिया और सलाबत इसके बाद जन्म तक सरकार के साथ रहने का उसने वादा कर दिया। किसी प्रकार के विरोधी राजकारण सलाबत को करना मना कर दिया। निजाम अली और सलाबत अली दोनों सलाबत के अम्मी के डेरे में बाद में गए। अब सुनो मजाक। अम्मी के डेरे में गए, वहां दोनों ने और एक बार इन तीनों ने वहां तीनों ने, अम्मी और ये दो भाई, इन तीनों ने दीर्घ वार्तालाप किया। अब मजाक बताता हूं। और इन दोनों ने अपने अम्मी के पांव पकड़ के शपथ ली कि हम गद्दारी नहीं करेंगे। क्या गजब का मजहब है, देखो आप, गजब गजब। माँ को बाप को कत्ल करने वाले, उनको बेचने वाले, जर जोरू जमीन, ये 3 ज है, इसमें माँ बाप नहीं आते भाई साहब। अल्लाह के सामने सिर्फ झुकने वाले ये एक आधे दिमाग के औरत के पैरों पे पड़ के शपथ ले रहे थे। क्या गजब मजहब है। और बाप रे। चलो आज नहीं, आगे बढ़ते हैं। 6-19 जिल्लेज यानी 13 जुलाई को सलाबत के दरबार में हैदराबाद में निजाम अली को हैदराबाद रियासत का निजाम बना दिया। वंदे मातरम।